हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर अड्डा गाइस। और आज हम लोग इस सेशन में करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस जो कि सिविल इंजीनियरिंग के होते हैं। और देखा जाता है कि अदर अदर एग्जामिनेशन में, जेई के एग्जामिनेशन में या हो एई के एग्जामिनेशन में बार बार रिपीटेडली पूछे जाते हैं। तो गाइज आज इस सेशन में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो जितने भी बच्चे हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। आपके एसएससी जेई के एग्जामिनेशन चूंकि आप सभी को पता है कि बहुत करीब है, और इन एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी रहने वाला है ये सेशन। तो सिविल इंजीनियर्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। और सभी को एक बार बताना चाहूँगा कि दिवाली तो आपने अच्छे से मना ली, सेलिब्रेट कर ली। अब बारी है बिल्कुल रिगरस स्टडी की, क्योंकि एग्जामिनेशन के अगर दिन काउंट करूँ मैं तो हार्डली आपके पास 15 दिन के आसपास टाइम बचा हुआ है। और इन 15 दिनों को बहुत मेहनत से यूटिलाइज करना है, रिग्रेट नहीं करना है कि बाद में कि ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और सेशन की शुरुआत एक बहुत ही बेहतरीन कोट से करते हैं। हिम्मत मत खोना, अभी भी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं है, उनको भी करके दिखाना है। गाइज 100% हिम्मत आपके अंदर होनी चाहिए। अगर हिम्मत हार गए तो डेफिनेटली एग्जामिनेशन में सिलेक्शन भी नहीं होगा। और जिंदगी में किसी भी मुकाम पे पहुंचना है तो हिम्मत का होना बहुत ज़रूरी है। इसी पॉजिटिव मोटिवेशन के साथ आज के इस सेशन को शुरुआत करते हैं। और जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, उन सभी एग्जामिनेशन के लिए सेशन हेल्पफुल होने वाला है, चाहे वो जेई के एग्जामिनेशन हो या एई के एग्जामिनेशन हो, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट हैं, स्टूडेंट हैं तो। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि एक्सेस ऑफ सिलिका इन अ ब्रिक अर्थ रिजल्ट्स इन। सिलिका की मात्रा को एक्सेस कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे ना कंफ्यूजन क्यों होता है बच्चों को, क्योंकि सिलिका के बारे में लोगों ने पढ़ा है कि सिलिका क्या करता है। सिलिका से क्या होता है, क्रैकिंग या वार्पिंग से ब्रिक बचती है। तो पहला ऑप्शन देखते ही क्रैकिंग एंड वार्पिंग ऑफ द ब्रिक टिक लगा देते हैं। अप्रोप्रिएट अमाउंट में हो तो क्रैकिंग या वार्पिंग नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ जब एक्सेस में हो जाए तो क्या होता है, एक्सेस में हो जाए तो ब्रिक ब्रिटल होने लगती है। ब्रिक का कोहेजन लॉस हो जाता है, लॉस ऑफ कोहेजन। कोहेजन का लूज करना ही सिलिका की एक्सेस मात्रा को, प्रेजेंट को बताता है। तो बिल्कुल यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। इसमें बिल्कुल भी उलझना नहीं है, परेशान नहीं होना है। बहुत ही सिंपल सा साधारण सा जवाब है। अगर आप बात करेंगे सिलिका के बारे में तो आप सभी को पता है कि 50 से 60% आपका ब्रिक के अंदर होता है। ठीक है, 50 to 60% होता है सिलिका की मात्रा। और द प्रेजेंस ऑफ दिस कंस्टिट्यूएंट प्रिवेंट क्रैकिंग, श्रिंकेज एंड वार्पिंग। देखिए इन चीजों से बचाता है सिलिका, किससे किससे, क्रैकिंग से, श्रिंकेज से और वार्पिंग से। ये आपको सबको पता है। इसकी प्रेजेंस यानी कि जब ये मौजूद होगा 50 से 60% की मात्रा में। इससे भी ज्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा, इससे भी ज्यादा हो जाए तब ब्रिक ब्रिटल होती है। और कुछ इसके पॉइंट्स लिखे हुए हैं। इट दस इम्पार्ट्स यूनिफॉर्म शेप टू ब्रिक। ब्रिक को एक प्रॉपर शेप देता है, यूनिफॉर्म शेप देता है। द ड्यूरेबिलिटी ऑफ ब्रिक डिपेंड्स अपॉन द प्रॉपर प्रोपोर्शन ऑफ द सिलिका इन ब्रिक। कितने समय तक ब्रिक आपका ड्यूरेबल है, कितने समय तक चलेगा, वो सिलिका के प्रॉपर प्रोपोर्शन पे डिपेंड करता है। एक्सेस ऑफ सिलिका डिस्ट्रॉय द कोहेजन। जब सिलिका एक्सेस में हो जाए तो वो कोहेजन को क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, यानी खत्म कर देता है। और साथ साथ में बिटवीन पार्टिकल्स एंड द ब्रिक बिकम्स ब्रिटल। पार्टिकल के बीच का कोहेजन खत्म होगा और ब्रिक आपकी ब्रिटल हो जाएगी। जिन बच्चों ने डी ऑप्शन दिया था बिल्कुल करेक्ट था, सॉरी बी ऑप्शन दिया था लॉस ऑफ कोहेजन, बिल्कुल करेक्ट था। ठीक है, अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फिगर आउट द करेक्ट डिसएडवांटेज ऑफ इंटरमिटेंट डाउन ड्रॉट किल्न। अब देखो यहाँ पे वर्ड लिख दिया डाउन ड्रॉट किल्न, इंटरमिटेंट डाउन ड्रॉट किल्न, और इसका डिसएडवांटेज बोला है। देखो डाउन ड्रॉट किल्न के मेनली डिसएडवांटेज को अगर हम लोग सोचें, पहले आप लोग आंसर करिए फटाफट। अगर इसका मेन डिसएडवांटेज देखा जाए ना तो ये कंटिन्यूअस ब्रिक की सप्लाई नहीं करने देता है। एक बार ब्रिक को आपने प्रिपेयर किया, फिर ब्रिक को कूल होने दोगे, फिर निकालोगे, और फिर ब्रिक को अंदर दूसरे ब्रिक को जिनको आपको बर्न करना है उनको डालोगे। ऑब्वियस सी बात है यार कि जब ऐसा प्रोसेस होगा तो ब्रिक की मैन्युफैक्चरिंग रैपिड नहीं होगी, स्लो प्रोसेस हो जाएगा, क्योंकि आपको समय लग रहा है, राइट। तो डिसएडवांटेज में वो पॉइंट तो जरूर होगा। ऑप्शन पढ़ते हैं। सप्लाई ऑफ ब्रिक इज नॉट कंटिन्यूस। देखो पहले नंबर पे ही ऑप्शन में लिखा हुआ है सप्लाई ऑफ ब्रिक इज नॉट कंटिन्यूस। ब्रिक की सप्लाई कंटिन्यूस नहीं होती है, जो कि बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, यही डिसएडवांटेज होता है।
bricks are not burned evenly, performance is not good that of the updot, नहीं updot की तुलना में downdraft kiln की परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी होती है। there is a no close control of heat, गलत लिखा हुआ है, close control होता है, downdraft है ये। यहाँ पे अगर इसके बारे में कुछ देखना चाहते हो तो देख सकते हैं यहाँ पे, these kilns are designated in such a way that the flame is introduced at the bottom, flame जो होती है वो bottom से दी जाती है, and naturally flows upward, flame obvious सी बात है कि naturally ऊपर जाती है। then the construction forces the flame back downward to exhaust at the bottom of the kiln as shown below, मतलब यहाँ पे फिगर तो मैंने नहीं लाया यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आपको ये बता देता हूँ कि ऑब्वियस सी बात है कि ये जो मैकेनिज्म कुछ इस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया जाता है कि जिसमें हम लोग नीचे से फ्लेम देते हैं और फिर वापस से वो फ्लेम रिवर्स होके वहाँ पे नीचे लाई जाती है, और इसकी वजह से ब्रिक्स जो होते हैं बहुत अच्छे से बर्न होते हैं, इवन बर्निंग होती है, टॉप सरफेस भी और बॉटम सरफेस भी बर्न हो जाती है। ये अपड्रॉट की तुलना में ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, ठीक है यहाँ पे। लेकिन एक ही डिसएडवांटेज होता है कि यहाँ पे सप्लाई जो होती है ब्रिक की वो कंटिन्यूअस नहीं होती है जैसा कि अपड्राउट में होती है। यहाँ पे कंटिन्यूअस सप्लाई नहीं होती, मतलब एक बार कूल होने के बाद आपने दोबारा से सप्लाई करना है निकालने के बाद उस ब्रिक को। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे, अब देखो इसमें अगेन बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्विक लाइम, फैट लाइम, हाइड्रोलिक लाइम, हाइड्रेटेड लाइम। यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है पहले पढ़ते हैं। द लाइम विच हैज हाई कैल्शियम ऑक्साइड कंटेंट and it depends for setting and hardening solely on the absorption of the carbon dioxide the atmosphere is known as from the atmosphere is known as। यहाँ पे बोला है कि lime which has high calcium oxide content and dependent for setting and hardening solely on the absorption of carbon dioxide from the atmosphere is known as। ऐसा एक लाइम है जिसमें आपको पता है कि हाई कैल्शियम ऑक्साइड। अब तुरंत इसी स्टेटमेंट को पढ़ते के साथ ही तुरंत आपको समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है। बहुत सारे बच्चों ने बता भी दिया होगा कि सर इट इज़ अ फैट लाइम, ये फैट लाइम होता है, क्योंकि फैट लाइम की प्रॉपर्टी आप लोग जानते हो, फैट लाइम कंटेन्स हाई अमाउंट ऑफ और अप्रोक्सीमेटली कितना 93 से 95% कैल्शियम ऑक्साइड CaO। दैट्स वाई impurity in the fat limes are very low or lesser than 5%, impurity बहुत कम होती है, ठीक है। this lime slacks vigorously due to which the increase in volume 2 to 2.5% than the original volume। ऑब्वियस सी बात है कि जब वाटर का एडिशन होता है यहाँ पे वॉल्यूम में चेंज होता है, और कितना 2 to 2.5 टाइम्स चेंज होता है, और हेंस इट इज रिफर्ड टू फैट लाइम, इसीलिए इसको फैट लाइम नाम दिया गया। वॉल्यूमेट्रिक चेंजेस लगभग डबल से भी ज़्यादा हो रहे थे, इसलिए इसका नाम फैट लाइम दिया गया। और इसका जो कलर होता है वो प्योर वाइट कलर का होता है, परफेक्ट वाइट कलर, हेंस इट इज टर्म्ड एज वाइट लाइम, इसको वाइट लाइम भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया है आपको, ये आपका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्टोन शोज द लीस्ट वाटर एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी। अब देखो यार, ये क्वेश्चन तो आप अपने इंट्यूशन से बता सकते हो, अगर आपको लिमिट याद नहीं है कितना वाटर एब्जॉर्प्शन होता है तो भी आप बता सकते हो। ग्रेनाइट, शेल, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन। सैंडस्टोन लाइमस्टोन को तो सीधे बाहर कर दियोगे तुम लोग, क्योंकि सर यहाँ पे तो हो ही नहीं सकता, वाटर एब्जॉर्प्शन कम ज़्यादा ही होगा। सैंड और लाइमस्टोन दोनों ही क्या है, ऑब्वियस सी बात है कि उसमें एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी ज़्यादा होंगी, पोरस होंगे थोड़े थोड़े। ग्रेनाइट का जब नाम सुनते हो तो आपको तुरंत याद आता हो, ग्रेनाइट सर वाटर एब्जॉर्ब नहीं करती है। मार्बल वगैरह भी करती है लेकिन कम करती है, ठीक है। अगर स्लेट की बात करें तो स्लेट में वाटर ऑब्जॉर्प्शन ऑल्सो 1% के आसपास होता है, ग्रेनाइट में भी 1% के आसपास होता है। तो यहाँ पे आंसर आपका ग्रेनाइट हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है, ग्रेनाइट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ पे ग्रेनाइट के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, उनको देख सकते हैं आप लोग। ग्रेनाइट इज अनस्ट्रेटिफाइड रॉक, ऑब्वियस बात है ग्रेनाइट कैसी रॉक है, अनस्ट्रेटिफाइड है। इग्नियस के टाइप में आता है, सिलिसियस रॉक है। ग्रेनाइट इज हार्ड कोर्स ग्रेन रॉक ऑफ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। इट इज अ टाइप ऑफ इग्नियस, और इग्नियस में भी कौन सा, प्लूटोनिक रॉक है। प्लूटोनिक का एग्जांपल आपने पढ़ा होगा, प्लूटोनिक हाइपरबेसाल, है ना, बिल्कुल। वॉल्केनिक रॉक, तो किस डेप्थ से रॉक निकल रही है उसके बिहाफ पे ये क्लासिफिकेशन है। और याद रखिएगा गाइज, रॉक का क्लासिफिकेशन
रॉक्स का क्लासिफिकेशन वाली वीडियो जरूर देखना, मैंने अभी इसी चैनल पे अपलोड किया है प्रीवियस डे में, तो उस रॉक के क्लासिफिकेशन की वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें सारी की सारी चीज़ें, सारे क्लासिफिकेशन, सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे। ग्रेनाइट कैन बी प्रीडोमिनेंटली वाइट, पिंक और ग्रे इन कलर डिपेंडिंग अपॉन देयर मिनरोलॉजी। ठीक है, उनमें मिनरल की प्रेजेंस कितनी है उसके हिसाब से उसका कलर जो होता है वाइट, पिंक या ग्रे कलर में ये देखने को मिलती है। दीज रॉक्स मेनली कंसिस्ट ऑफ फेल्सपर, क्वार्ट्ज, माइका एंड एम्फीबोलम मिनरल्स। It contains 20 to 60% of the quartz by volume and at least 35% of the total feldspar। तो ये आपके इसमें कंटेंट, मिनरल कंटेंट्स के बारे में यहाँ पे बता दिया, और साथ साथ में ये भी लिख दिया कि इन मिनरल से मिलके बनी हुई रॉक होती है। तो ये ग्रेनाइट के बारे में थोड़ा सा पॉइंट है, अगर ग्रेनाइट के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आप गलत नहीं करोगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे गाइज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। A very small amount of is useful in making the sound cement। साउंड सीमेंट बनाने के लिए इसका छोटा सा अमाउंट ही बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। It is in the excess if causes the cement to become unsound। It causes the cement to become unsound। ये लिखा है कि अगर ज़्यादा अमाउंट में हो जाए तो ये सीमेंट को अनसाउंड बनाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ इट इज यूजफुल इन मेकिंग द साउंड सीमेंट। साउंड सीमेंट को प्रिपेयर करने के लिए इसका बहुत कम अमाउंट ही यूजफुल होता है। आप सोच समझ के बताना, ये क्वेश्चन आप गलत नहीं कर सकते हो गाइज। फटाफट बताइए, साउंड से रिलेटेड है, जल्दी जल्दी बताइए सभी लोग, क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताइए। एवरीवन, सबसे पूछ रहा हूं मैं। अब वेरी स्मॉल अमाउंट, आपको पता है ना कि सबसे कम अमाउंट में कौन सा होता है मटेरियल। यहाँ पे 4 मटेरियल लिखे हुए हैं सीमेंट में, आयरन ऑक्साइड, सिलिका, सल्फर ट्राइऑक्साइड का नाम सुना होगा आपने, बिल्कुल सुना होगा। सबसे लोएस्ट अमाउंट में होता है, कम अमाउंट में होता है साउंड सीमेंट रहता है, जब तक वो 1 से 3% के बीच में रहता है, और मात्रा को बढ़ा देते हैं गाइस तो क्या हो जाता है, वो सीमेंट अनसाउंड हो जाता है। बिल्कुल यहाँ पे सल्फर ट्राइऑक्साइड, बिल्कुल सल्फर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, लगभग 1 से 2% के मात्रा में अवेलेबल है। और यूजफुल इन मेकिंग दिस साउंड सीमेंट, जब इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो वो सीमेंट कैसा हो जाता है, अनसाउंड हो जाता है और हार्मफुल हो जाता है, नुकसानदायक हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, स्ट्रक्चर आपके खराब हो जाएंगे, एक्सपेंशन उसमें ज़्यादा होगा तो ये ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट गाइज, यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, the force per unit area that must be exerted in order to extract the water from the soil is known as। अब देखो यार, सॉइल से जब पानी को हमें निकालना होता है ना, तो हम जनरली क्या बनाते हैं, वेल्स वगैरह बनाते हैं, है ना। सॉइल से जब पानी को खींच रहे होगे तो कितना सक्शन फोर्स लगाना होगा, कितना हम अमाउंट ऑफ सक्शन फोर्स लगाएंगे, उसके बिहाफ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। एंड दैट पर्टिकुलर टर्म इज नोन एज व्हाट, उस पर्टिकुलर टर्म को हम किस नाम से जानते हैं, ये पूछा है। पहला लिखा हुआ है सॉइल मॉइस्चर डिफिशियंसी। देखो ये तो बिल्कुल गलत है। सॉइल मॉइस्चर डिफिशियंसी मतलब सॉइल के अंदर मॉइस्चर की कितनी कमी है पानी को फील्ड कैपेसिटी तक पहुंचाने के लिए। अगर पानी को फील्ड कैपेसिटी तक पहुंचाना है, उसमें कितनी कमी हो गई, उसको बोलते हैं सॉइल मॉइस्चर डिफिशियंसी, जो कि इरिगेशन इंजीनियरिंग में आप पढ़ते हो। मॉइस्चर इक्विवेलेंट क्या होता है, ये तो अब ऑब्वियस सी बात है कि जितना मॉइस्चर नॉर्मली कंटेन करता है, और उस पर्टिकुलर मॉइस्चर से अगर 100,000 टाइम्स, इनफैक्ट 1000 टाइम्स ज़्यादा पोटेंशियल लगाया जाए तो कितना मॉइस्चर अवेलेबल होगा सॉइल में, उसको मॉइस्चर इक्विवेलेंट से डिनोट करते हैं। पुलिंग कैपेसिटी, कैपिलरी पोटेंशियल, यहाँ पे अब दो ऑप्शन जो दिखाई दे रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है पुलिंग कैपेसिटी तो यहाँ पे नहीं होगा। कैपिलरी पोटेंशियल, कैपिलरी वाटर को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे खींचते हैं और उसी को हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं, उस फोर्स को हम लोग कैपिलरी पोटेंशियल के टर्म्स में मेजर करते हैं, जिस वाटर को सॉइल के अंदर से आप खींच रहे होंगे, एक्सट्रैक्ट कर रहे होंगे। डी ऑप्शन एब्सोल्युटली करेक्ट है। थोड़ा सा जान लेते हैं कैपिलरी पोटेंशियल के बारे में, क्या होता है कैपिलरी पोटेंशियल। यहाँ पे देखिए, इट इज ऑल्सो नोन एज द सॉइल metric potential। Capillary potential can be defined as the force per unit area that must be exerted in order to extract the water from the soil। force upon area है, जिस फोर्स को हम लोग लगाते हैं पर्टिकुलर एरिया पे सॉइल के अंदर से वाटर को निकालने के लिए। कैपिलरी फोर्सेज आर द मेन फोर्सेज मूविंग वाटर इन द फॉर्म ऑफ द सॉइल
and it is typically will move water into the smaller pores and into the drier region of the soil. Water potential is highly textured dependent. Clay particles have the large surface area and thus will have the higher affinity of water than that of the silt और बोल सकते हैं सैंडी सॉइल। और इसको देखिए यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट का नाम लिखा हुआ है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। टेंसियोमीटर इज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ द कैपिलरी पोटेंशियल। टेंसियोमीटर ये इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है कैपिलरी पोटेंशियल को मेजर करने के लिए। ये आपसे पूछा जा सकता है किसी एग्जामिनेशन में, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस बात को भी आप लोग अपने दिमाग में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे एक आर्च का क्वेश्चन है, पढ़ते हैं क्या लिखा है क्वेश्चन में। A 3-hinge parabolic arch has a span of 30 मीटर। एक 3 हिंज की 3 हिंज पैराबोलिक आर्च है जिसका स्पैन दे दिया है 30 मीटर एंड सेंट्रल राइज इज 5 मीटर। चलो यहाँ पे बना देते हैं पैराबोलिक आर्च और इसका सेंट्रल राइज जो है वो गिवन है बेटा कितना, सेंट्रल राइज इज 5 और ये है 30, ठीक है। It is subjected to a point load of 40 kilonewton at a distance of 20 मीटर from the right hinge। अब राइट हिंज है यहाँ पे, मान लो इसका नाम दे दिए ए बी और सी, ठीक है। It is subjected to a point load of 40 kilonewton at a distance of 20 मीटर from the right hinge। Calculate the vertical reaction component at its left support। यहाँ पे हमने मान लो राइट हिंज से 20 मीटर पे, मान लो ये 15 होगा, ये 15 होगा। जब इधर से 20 मीटर पे आपने लगा दिया तो यहाँ कहीं फोर्स लग जाएगा। इस फोर्स की दूरी यहाँ से कितनी हो जाएगी, 10, तभी तो उधर का 20 डिस्टेंस होगा। अब यहाँ पे फोर्स लगा दिया आपने 40 किलो न्यूटन और बोल दिया कि कैलकुलेट दी वर्टिकल रिएक्शन कंपोनेंट एट इट्स लेफ्ट सपोर्ट, मतलब ए पे वर्टिकल कंपोनेंट कितना आएगा फोर्स का, ये पूछा है वी ए। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बना दिया एच ए, इधर से बना दिया एच ए और यहाँ पे बना दिया वी बी, सॉरी इसको एच बी बोल दिया, एच बी बराबर होगा इसलिए मैंने एच ए लिख दिया, यहाँ पे एच बी लिख लो। क्या करें, सबसे पहले दो इक्वेशन सीधे सीधे निकालना है वर्टिकल रिएक्शन, तो दो इक्वेशन लिखेंगे तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। दो इक्वेशन कौन सी, एक तो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस को बराबर कर दो, क्या हो जाएगा वी ए प्लस वी बी, वी ए प्लस वी बी इज इक्वल टू 40, ऊपर से लगने वाला फोर्स 40 किलो न्यूटन के बराबर है। और दूसरा इक्वेशन जो लिखोगे बेटा, दूसरा इक्वेशन क्या होगा, मूवमेंट लिख दोगे, मूवमेंट किसके पास, बी पॉइंट के पास, मूवमेंट एट बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो दूसरा इक्वेशन क्या लिख सकते हैं हम लोग, समेशन एम बी इज इक्वल टू 0, क्योंकि ए पॉइंट पर मूवमेंट, ए पॉइंट का रिएक्शन निकालना है तो मूवमेंट 0 लिख दो, क्या हो जाएगा वी ए इंटू 30 माइनस 40, 40 जो फोर्स लग रहा है वो कितनी दूरी पे लग रहा है बेटा, यहाँ से 20 मीटर की दूरी पे, 40 इंटू, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ मैं ताकि आपको यहाँ पे दिक्कत ना हो, 40 इंटू 20, ठीक है, करेक्ट। और कोई फोर्स नहीं लगेगा, इक्वल टू 0, यहाँ से वी ए की वैल्यू आपको मिल गई डायरेक्टली, वी ए की वैल्यू कितनी मिल गई, वो इक्वेशन लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी फिर तो। 800 डिवाइडेड बाई 30, 80 डिवाइडेड बाई 3 कितना हो जाएगा 6, और 20 बचा 6.66, मतलब 26.67 आपका आंसर आ रहा है किलो न्यूटन में। वी ए की वैल्यू आ रही है 26.67 किलो न्यूटन, सीधे सीधे आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। कितने लोगों ने यहाँ पे डी ऑप्शन को सही बताया था, डी ऑप्शन कितने लोगों का सही आ रहा था, यही आ रहा था, एक बार बताइए जरा। चलिए, तो गाइज यहाँ पे ये डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इस तरीके से आपको निकालना होगा, आर्चेज में पैराबोलिक आ जाए, सर्कुलर आ जाए तो आपको इसी तरीके से, और फॉर्मूले भी याद होंगे, अगर हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट पूछ लेता तो उसका फॉर्मूला याद ही होगा, डायरेक्टली निकाल सकते हो, डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 8 एच। तो
कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है जिससे क्वेश्चन फास्ट हो जाए, और कुछ चीज़ें में आपको कैलकुलेशन भी आना चाहिए जिसमें आपको इक्वेशन वगैरह लिखनी पड़े। और यहाँ पे तो बेसिक इक्वेशन थी, कुछ नहीं था ऐसा ऐसा जैसे बीम सॉल्व करते हो वैसे इसको सॉल्व करना है। डायग्राम वगैरह बना के आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। मूवमेंट लिखना आना चाहिए आपको। पढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन पढ़िए। A property fetches a net annual income of 3000 deducting all the outgoings. Calculate the capitalized value of the property if the rate of interest is 9%। देखो ये मैं देख रहा हूँ ना कि ऐसे क्वेश्चंस ना एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। वैल्यूएशन के क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत जा रहे हैं। कैपिटलाइज्ड वैल्यू, अब आपको पता है यहाँ कैपिटलाइज्ड वैल्यू इन्होंने पूछ दिया। क्या होती है कैपिटलाइज्ड वैल्यू? कैपिटलाइज्ड वैल्यू होती है नेट एनुअल इनकम इनटू ईयर्स परचेज। नेट एनुअल इनकम इनटू ईयर्स परचेज। अब नेट एनुअल इनकम कितना दिया हुआ है बेटा? 3000। तो नेट एनुअल इनकम को आपको पता ही है। ईयर्स परचेज वाईपी आपको निकालना है। वाईपी निकालने का फॉर्मूला सिंपल सा याद रखिएगा, 100 अपॉन आई। आई क्या होता है? इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट पर एनम ये आपको दिया होगा। ईयर्स परचेज आपको निकालना है 100 अपॉन आई से, 100 अपॉन 9 हो जाएगा। दिस इज योर ईयर्स परचेज, अप्रोक्सीमेटली 11 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। 10 से डिवाइड कर दे तो आपका 10 आ जाता। ये ईयर्स परचेज आ गया। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, 3000 इंटू वाई पी कितना हो जाएगा? 100 अपॉन 9, ठीक है, 100 अपॉन 9। अब यहाँ से मल्टीप्लाई किया और बताएं फाइनल आंसर क्या आएगा। 100 अपॉन 9 इंटू 3000 कर दिया आपने। जैसे ही इस टर्म को आप कैलकुलेट करते हो आपको आंसर मिल जाएगा अपना, जो आंसर आपका फाइनल आंसर है। अगर 11 पॉइंट आएगा समथिंग तो 333 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 11.11 आ रहा है, और 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 0 आ जाएगा। 333 ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 3333 कितनी बार आएगा? 3 0 है, 3 और 2, 5 टर्म आएंगे ना, 0.33। ये आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, वेरी गुड यार। और देखो जितने भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं या सीख रहे हैं या क्वेश्चंस का आंसर दे रहे हैं, उन सभी को यही बोलूंगा, इस समय प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस का मतलब कि क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा आप लगा सकते हो, लगाइए, क्योंकि वही चीज़ें आपके दिमाग में रहेंगी। जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ थोड़ी थोड़ी चीज़ें याद करनी है, उनको याद भी करिए, पढ़िए, उनको रिकॉल कीजिए, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखो यार, यहाँ पे पूछ लिया कि इफ P इज द परसेंटेज ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल कंसिस्टेंसी, अगर नॉर्मल कंसिस्टेंसी के लिए अगर परसेंटेज ऑफ वाटर P रिक्वायर्ड है, देन वाटर टू बी एडेड टू डिटरमाइन द इनिशियल सेटिंग टाइम। इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए कितने पानी की आवश्यकता होगी? आप लोग को कमेंट सेक्शन में और बताना होगा मुझे। अभी पूछूंगा, पहले इसका जवाब दो। इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट कितनी होती है? आपको पता है 85% ऑफ पी, तुरंत बता दिया होगा। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, लिखवा रखा है मैंने। अगर साउंडनेस टेस्ट करेंगे तो साउंडनेस के लिए फटाफट बताइए। साउंडनेस के लिए क्या 0.78 पी होता है क्या? आपको इसी तरीके से कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए, टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए आपको बताना है कितनी होती है वैल्यू, कमेंट सेक्शन में, ठीक है। ये वैल्यूज आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में बढ़ने से पहले देखो यहाँ कंसिस्टेंसी के बारे में बताया गया है। विकेट अपरेटस का यूज करते हैं, विकेट अपरेटस से ही हम लोग ये टेस्ट करते हैं।
और इसके साथ साथ विकेट अपरेटस का यूज इनिशियल सेटिंग टाइम एंड फाइनल सेटिंग टाइम के लिए भी किया जाता है। कंसिस्टेंसी के लिए इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए और फाइनल सेटिंग टाइम के लिए विकेट ऑपरेटर्स का यूज करते हैं हम लोग। और नॉर्मल कंसिस्टेंसी के लिए जो वाटर ऐड करते हैं वो पी होता है, उसी के संदर्भ में बाकियों के लिए वाटर कंटेंट हम लोग फाइंड करते हैं। यहाँ पे आंसर आपका बिल्कुल डी करेक्ट था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं गाइज। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले अच्छा देखो यार, जितने भी एस्पिरेंट हैं, स्टूडेंट हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं एसएससी जेई के एग्जामिनेशन की, उन सबको ये तो पता होगा कि उनकी प्रिपरेशन किस लेवल तक हो चुकी है। और जो भी बच्चे जिनको लगता है कि उनके सब्जेक्ट ही वीक हैं, अगर बेसिक्स नहीं क्लियर हैं, तो आप सभी को बताना चाहूँगा कि यार एक बहुत ही प्रॉपर बैच जो कि स्टार्ट किया जा रहा है 7 नवंबर से, कुछ ही दिन बचे हुए हैं। और आज अगर कोई भी ज्वाइन करता है ना, तो आज आपको इस पर डबल वैलिडिटी मिल रही है। डबल वैलिडिटी बोले तो जिस प्राइस में ये बैच है, उसी प्राइस में आपको जिस वैलिडिटी में दिया जा रहा था उसकी डबल वैलिडिटी, 1 साल का वैलिड था तो 2 साल के लिए अब आपके पास रहेगा। और प्राइस भी जो प्राइस में जनरली दिया जाता था, उस प्राइस को भी ड्रॉप किया गया है। आप सभी को कैंपेन के बारे में पता ही होगा, स्कॉलरशिप के रूप में सभी कोर्सेज की प्राइस को ड्रॉप किया गया है कुछ दिनों के लिए, और आज आखिरी दिन है। जो भी बच्चे आज तक नहीं ले पाए हैं, आज जरूर ले लेना। आज के बाद इस प्राइस सेगमेंट में आपको ये नहीं मिलने वाला है। जिनको भी ज्वाइन करना होगा, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, मैं बता देता हूँ आपको। आपको विजिट करना होगा ada247.com वेबसाइट, या फिर एप्लीकेशन ada247 का एप्लीकेशन जैसे ही डाउनलोड करते हो, उस पर्टिकुलर ऐप में आपको ये पर्टिकुलर बैच मिल जाएगा, एसएससी जेई का सिविल का फाउंडेशन बैच। एसएससी जेई 2023 के लिए है। इसमें आपको केवल एसएससी जेई ही नहीं, बाकी जितने भी जेई एग्जामिनेशन होते हैं उन सब का सिलेबस, क्योंकि आपको पता है एसएससी जेई का सिलेबस एक अपने आप में ही पूरा का पूरा ब्रह्मांड है, तो वो पूरा का पूरा आपका इसमें कवर हो जाता है। इसमें अभी मेट्रो वगैरह के भी बैचेस हैं, वो सारे के सारे आपको महापैक में कवर हो जाएंगे। यहाँ पे आपको एसएससी जेई फाउंडेशन का पूरा कंप्लीट गाइडेंस, टेक्निकल नॉन टेक्निकल, इनफैक्ट इसमें प्रैक्टिस सेशन भी रखे गए हैं जिसमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी हर हफ्ते, और उनकी पीडीएफ्स भी आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन बैच रहने वाला है। किसी भी स्टूडेंट को ज्वाइन करना होगा, डिस्काउंट मैक्सिमम कैसे मिलेगा आपको, एक उसमें नीचे डिस्काउंट कूपन कोड का सेक्शन दिखाई देगा। जैसे ही आप बैच को परचेस करने जाओगे, तो नीचे आपको डिस्काउंट कूपन कोड का एक सेक्शन आएगा, उस सेक्शन में जाके आपको ये कूपन कोड अप्लाई करना है Y293। जैसे ही आप इस कूपन कोड को अप्लाई करते हो, आपको ऑटोमेटिकली ये बैच जो है मात्र केवल केवल और केवल गाइज बता रहा हूँ कि 1900 रुपये के आसपास में ये मिल जाएगा, 1900 रुपीज़ के आसपास में ये मिल जाएगा। ऐप से ज्वाइन करिएगा एप्लीकेशन पे जाके। और गाइज सच में अफोर्डेबिलिटी के मामले में बोला जाए तो इससे सस्ता लाइव बैच, जो कि जिसमें प्रैक्टिस सेशन वगैरह सब कुछ है, 1 साल की वैलिडिटी जो इसमें दी जा रही थी, अभी आपको ये 2 साल के लिए मिल रहा है। सबसे अच्छी बात है गाइज, 2 इयर्स के लिए आपके पास अवेलेबल रहेगा। जो भी रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगी, जितनी बार मन करे देखो, कुछ भी दोबारा आपको लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास महापैक होगा, तो इस महापैक में आपको ऑलरेडी ये सारे बैचेस का एक्सेस मिल जाएगा। महापैक भी ज्वाइन करना है जिनको, उसमें भी सेम कूपन कोड Y293 ये डिस्काउंट कूपन कोड अप्लाई करना है आपको, और आपको वो सारे बैचेज, एसएससी जेई का हो, आरआरबी जेई का हो, या फिर यूपी मेट्रो का बैच है, वो सारे के सारे बैचेज इसमें स्टार्ट हो जाएंगे, आपको मिल जाएंगे। देखो, आप सभी एस्पिरेंट जो भी प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट हैं, उन सभी को बताना चाहता हूँ कि आप किसी न किसी एग्जामिनेशन के लिए जरूर प्रिपरेशन कर रहे होगे, अगर यहाँ पे सेशन देख रहे हो तो गाइज सच बता रहा हूँ आपको, अगर कंटिन्यूअस प्रॉपर एफर्ट के साथ सिस्टमेटिक वे में अगर पढ़ना है, तो कोई से भी बैच, डिफरेंट डिफरेंट बैचेस में आप इनरोल होते हो, किसी भी बैच में आप हो, आपको सिस्टमेटिक क्लासेस ही मिलती हैं। लेकिन महापैक में क्या होता है कि इन सभी बैचेस का एक्सेस मिल जाता है, चाहे यूपी मेट्रो का बैच आए, चाहे आपको, क्योंकि नॉन टेक तो अलग है, यूपी मेट्रो में आपको ऑब्वियस बात है इंग्लिश भी पढ़नी है, एसएससी जेईई में इंग्लिश नहीं मिलेगी, इसमें मैथ्स भी आपको पढ़ाई जाएगी, तो मैथ्स भी आपको मिल जाएगा। तो महापैक के अंदर क्या होता है, इन सभी एग्जामिनेशन के टेस्ट सीरीज, लाइव क्लासेस, वीडियो लेक्चर, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, ये सब कुछ आपको महापैक में दे दिया जाता है। और अगेन डिस्काउंट किसी को भी, किसी भी स्टूडेंट को अप्लाई करना और मुझसे पढ़ना है, मुझसे जुड़ना है, तो आप डेफिनेटली केवल और केवल इसी कूपन कोड को यूज करके ही ज्वाइन करेंगे इन बैचेस को। ठीक है, जैसे ही अप्लाई करेंगे आपको मिनिमम प्राइस में मिल जाएगा। तो गाइज आई होप
कि आपको सारी चीज़ें आज के सेशन में आज क्वेश्चंस करके मज़ा आया होगा, है ना। इसी तरीके से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए डेली बेसिस पे, रेगुलर आप रहिए इस चैनल पे। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। और साथ ही साथ सेलिब्रेट आपने किया ही है, अब है सिलेक्शन की बारी, और इस सिलेक्शन को हमारे साथ और भी आसान और बेहतरीन बना सकते हैं आप लोग, ठीक है। सभी के सभी बैचेस में एनरोल करके। और देखो यार, जो भी ये बैचेस के बारे में बताया मैंने, तो इन बैचेस को आप एप्लीकेशन पे जाके ज्वाइन कर सकते हो, अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन पे। वहां से आपको मिनिमम प्राइस में ये मिलेगा, और डिस्काउंट कूपन कोड Y293 यूज करना है तभी। बाकी इसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे प्रिपरेशन को, पढ़ते रहिए। और एग्जामिनेशन जितने भी हैं, जैसे मान लो अभी एमपी सब इंजीनियर की बात करूं तो एग्जामिनेशन बहुत करीब है ना। तो वो बच्चे ऐसे भी होंगे जो एसएससी जेई के एग्जामिनेशन को भी दे रहे होंगे, एसएससी जेई भी दे रहे हो और एमपी सब इंजीनियर भी देना है। तो इसके लिए आपका समय बर्बाद नहीं करना है। मुझे पता है कि 1 से 2 दिन का समय तो आपका जाएगा एग्जामिनेशन देने में, और उसके पहले का 3-4 दिन और जाता है एग्जामिनेशन के लिए पढ़ने में, मतलब स्पेसिफिकली उस एग्जाम के लिए। जैसे कोई एमपी के लिए एमपी जी के सर्च करेगा इधर उधर, इन सब चीज़ों में मत उलझना। जो आपके टेक्निकल सब्जेक्ट हैं उसी को पढ़ के जाना, अच्छे से एग्जाम देना, नॉन टेक में जो पढ़ा है उसको रिवाइज कर लेना, और आपका एग्जामिनेशन अच्छा जाएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय।